Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about congenital disorder, which is a TEF, means tracheoesophageal fistula. ये क्या होता है? एक कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि मोस्टली जो इन्फेंट होते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है। बात करते हैं TEF होता क्या है। TEF इज एन एबनॉर्मल कनेक्शन इन वन और मोर प्लेसेस बिटवीन द इसोफेगस एंड द ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया और जो इसोफेगस, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो जाता है जो कि एबनॉर्मल होता है। नॉर्मली वो कनेक्शन प्रेजेंट नहीं रहता, वहाँ पर उन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का कोई कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन क्या वहाँ पर एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है किसी भी कंजेनिटल मल्टी की वजह से, ठीक है। TF इज ए बर्थ डिफेक्ट विच ऑकर्स इन 1 in 5000 बर्थ। ये क्या होता है, एक बर्थ डिफेक्ट होता है, ठीक, पहले ही बताया। और ये इसका अगर हम बात करें इंसिडेंट का, ठीक है, तो क्या होता है 5000 बच्चों में से किसी एक को होगा, ठीक, मतलब बहुत रेयर होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, जैसे कि देखिए, ये होता है हमारा ट्रेकिया, ये लंग्स हो गया, ठीक, ये ट्रेकिया आया है, और ये है इसोफेगस, उसके बाद स्टमक। तो यहाँ पर ये नॉर्मल ऐसे रहता है, यहाँ से आता है, लेकिन इसमें क्या होता है TEF में, यहाँ पर एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है इसको, इसी को हम बोलते हैं फिस्टूला, इस एबनॉर्मल कनेक्शन को। अब ये कहाँ हुआ, ट्रेकिया में हुआ है और इसोफेगस के बीच में हुआ, ठीक, तो इसलिए इसको बोला गया ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला। अब एक और वर्ड आता है, ठीक है, वो होता है एट्रेक्सिया। एट्रेक्सिया क्या होता है? एट्रेक्सिया मीन्स होता है किसी भी ट्यूब का, या फिर हम बोल सकते हैं किसी एक पाइप का, ठीक है, वो क्या हो जाना, पतला हो जाना या फिर क्लोज हो जाना, ठीक। जैसे कि ये इसोफेगस आया है, ठीक, ये एक टाइप का ट्यूब ही है, हालो ट्यूब है, ये क्या हो जाए, बहुत नैरो हो जाए, ठीक है, नैरो हो जाए ये, या फिर ये क्या हो, यहाँ से ब्लॉक हो जाए, यहाँ पर ये मतलब अब्सेंस हो जाए, ये ऐसे आपस में एकदम कोलैप्स हो जाए दोनों, उससे क्या हो, ये जो यहाँ का जो बाथवे है ये एकदम क्लोज हो जाए, तो वो होता है एट्रेक्सिया। अब इसके कुछ टाइप भी होते हैं, ठीक है, मेनली इसके 5 टाइप होते हैं, ठीक है, हमको 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक। फर्स्ट आता है टाइप 1, इसको क्या बोलते हैं, पेवर इसोफेजियल एट्रेक्सिया विदाउट TEF। मतलब इसमें केवल एट्रेक्सिया हो रहा है, ठीक, कहाँ पर हो रहा है, इसोफेगस में, नाम में ही दिख रहा है, फिर इसोफेजियल एट्रेक्सिया। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड होता है, मतलब ये जो ऊपर वाला इसोफेगस का पार्ट होता है, ये एंड हो जाता है, ठीक, और जो डिस्टल पार्ट होता है, मतलब जो नीचे वाला उसके जस्ट पार्ट होता है, ये दोनों क्लोज होता है। मतलब ऐसे ही होता है कि नैरो होते होते वो दोनों ऐसे टाइम आता है जब क्लोज हो जाते हैं, ठीक, वो पाथवे क्लोज हो जाता है। तो ये जब अलग हो गया तो ये क्या होगा, ये एबनॉर्मल है, यहाँ पर कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक, ट्रेकिया से कनेक्शन नहीं हो रहा है इसोफेगस का। यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल जो इसोफेगस है, ठीक, वही ब्लॉक हो जा रहा है, एक तरीके से पूरा बंद हो जा रहा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड इसोफेजियल एट्रेक्सिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। ये होता है इसोफेजियल एट्रेक्सिया विथ प्रॉक्सिमल TEF। इसमें क्या होता है, फिस्टुला प्रेजेंट रहता है कहाँ पर, प्रॉक्सिमल एंड पर। प्रॉक्सिमल एंड मतलब कौन सा हो गया हमारा, ये ऊपर वाला पार्ट, जैसे कि यहाँ पर माउथ है, माउथ से उसके बाद ये नीचे यहाँ ट्रेकिया हो गया, ये आता है इसोफेगस, उसके बाद ये स्टमक, ये हमारा यहाँ पर कनेक्शन भी हो रहा है, ठीक, कहाँ पर, ऊपर वाले पार्ट में, मतलब जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है वहाँ पर ये जो ट्रेकिया उससे कम्युनिकेशन भी हो जा रहा है, ठीक, उसमें ओपनिंग भी हो जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर ए फिस्टुला प्रेजेंट हो गया, और नीचे क्या है, एट्रेक्सिया है, तो इसलिए इसको बोला गया इसोफेजियल एट्रेक्सिया विथ प्रॉक्सिमल TEF। अपने नेक्स्ट टाइप के बारे में टाइप 3। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, मीन्स ये 80 to 90% जो मोस्टली केसेस होते हैं, ठीक है, TEF के, वो यही होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड होता है वहाँ पर एट्रेक्सिया प्रेजेंट होता है, मतलब जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड है वो क्लोज हो जाता है, लेकिन जो डिस्टल पार्ट है वहाँ पर फिस्टुला प्रेजेंट होता है। ये हो गया हमारा इसोफेगस, ये नॉर्मल है, ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल यहाँ तक आया है, ठीक। इसमें क्या होगा, जो हमारा ये प्रॉक्सिमल पार्ट यहाँ पर एट्रेक्सिया हो गया, मतलब ये क्लोज हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, यहाँ स्टमक हो गया, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसोफेगस का, ये क्या होता है, ये ट्रेकिया से अटैच हो जाता है, ये तो यहाँ पर एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, उसको हम बोलते हैं फिस्टुला। तो फिस्टुला कहाँ पर है, हमारा नीचे वाले पार्ट, मतलब मीन्स डिस्टल पार्ट में, और जो हमारा प्रॉक्सिमल उसमें क्या है, उसमें एट्रेक्सिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइप 3, ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, मीन्स ये 86% हम बोलते हैं ये केसेस में पाया जाता है, 86% तक। इसको अगर नॉर्मल रेंज बोले तो 80 to 90% तक ये पाया जाता है, बहुत कॉमन होता है। अब बात करते हैं टाइप 4 के बारे में, ठीक है, बहुत प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल हाई कनेक्शन विद ट्रेकिया। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, वो अटैच होगा किससे, जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड है और डिस्टल एंड है, किसका, इसोफेगस का जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड है वो दोनों जाके अटैच हो जाएगा ट्रेकिया से। मींस जैसे ये ट्रेकिया ही है, ठीक है, ट्रेकिया है, और ये हमारा इसोफेगस, इसको ऐसे होना था, लेकिन ये क्या हुआ, ये दोनों जाके कनेक्ट हो गया ट्रेकिया में, तो यहाँ पर एक फिस्टुला बन गया, कनेक्शन हो गया, ठीक, नॉर्मल कनेक्शन हुआ, तो मतलब वो क्या होगा, फिस्टुला। यहाँ पर एट्रेक्सिया नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर एट्रेक्सिया एब्सेंट है, फिस्टुला यहाँ पर होता है, तो ये क्या हुआ, इसे यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल पार्ट इसोफेगस का और ये डिस्टल पार्ट जाके ट्रेकिया से अटैच हो जाता है, ठीक है, जो कि एक एबनॉर्मल ओपनिंग कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा 4 टाइप। अब नेक्स्ट बात करते हैं 5th टाइप के बारे में, जिसको हम H टाइप भी बोलते हैं। H टाइप क्यों, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो H टाइप का होता है। देखिए, ये हो गया हमारा इसोफेगस, ये नॉर्मल है, और ये ट्रेकिया नीचे है। अब ये दोनों नॉर्मल था, अब इन दोनों के बीच में पैरेलली यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, ओपनिंग हो जा रही है, यहाँ पर फिस्टुला प्रेजेंट हो गया, जो कि H शेप में देखने से लग रहा है, ये H शेप में लग रहा है, इसलिए इसको बोला गया है H टाइप।
इसमें क्या होता है, एट्रेक्सिया होता है वो absent रहता है क्योंकि यहाँ पर पूरा ओपनिंग है, ठीक, कनेक्शन है, ठीक है, पूरा इसोफेगस से लेकर स्टमक तक कनेक्शन है, वहाँ पर कहीं भी क्लोजन नहीं हुआ है ट्यूब, और फिस्टुला प्रेजेंट है क्योंकि दोनों के बीच में, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में यहाँ पर कनेक्शन हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर फिस्टुला प्रेजेंट है और जो एट्रेक्सिया वो absent है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। फर्स्टली ये दो टाइप का होता है, एक होता है कंजेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं, न्यू बर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कंजेनाइटल की बात कर रहे हैं कि जो TEF होता है वो क्या होता है, वो बर्थ डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मेनली उसी ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, कि कंजेनाइटल एट्रेक्सिया TEF के जो कॉज होते हैं, जो इटियोलॉजी है या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर जो है कि जो कि अफेक्ट कर सकता है, वो क्या क्या होते हैं। तो हाँ, अगर हम किसी भी कंजेनिटल डिसीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है, ठीक है, किसी भी कंजेनिटल डिसीज़ के लिए कि हाँ ये एक स्पेसिफिक फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है या फिर जो कि डिफाइन करेगा कि इसी वजह से ये डिसीज़ हुई है बच्चे को। तो ऐसा कोई भी कॉज मतलब नोन में नहीं है, ठीक, एग्जैक्ट कॉज कोई नहीं है कंजेनिटल डिसऑर्डर के लिए। अब कुछ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। उसको हम बोलते हैं हम टेराटोजेंस, ठीक है। अब इसमें ड्रग्स आती हैं, मेडिसिन आती हैं, कोई टाइप का इन्फेक्शन आता है जो भी चीज़ है जो कि फीटल डेवलपमेंट में अफेक्ट डालती हैं, ठीक है, उसके पूरा प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसको अफेक्ट डाल रही हैं, ठीक है, जिससे कि वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो वो होता है टेराटोजेंस। इसमें आता है रेडिएशन एक्सपोजर एंड नेक्स्ट मैटरनल इन्फेक्शन, और इसमें ड्रग्स वगैरह भी आती हैं। तो अब जो मदर है, ठीक, वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रही है या फिर किसी टाइप का उसको एक इन्फेक्शन हो गया है, टॉर्च हो गया है और रुबेला हुआ है, मम्स हुआ है, ठीक है, मीजल्स हुआ है, अगर ये कर सकता है वो TEF को कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अब उसके क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, ट्राइसोमी आ गया, ठीक है, या फिर ट्राइसोमी 18 होता है, 21 होता है, जितने भी होते हैं उसमें से मतलब बहुत सारे होते हैं। तो कोई भी एबनॉर्मलिटी आ गई जिससे कि उसका जो क्रोमोसोम का नंबर है, ठीक, उसमें कुछ उसके सीक्वेंस में कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई, ठीक, कुछ डिसफंक्शन आ गया, जिसकी वजह से जो पूरा प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए था, जो बनना चाहिए था स्ट्रक्चर, वो पूरी तरीके से नहीं बना, तो ये कॉज हो सकता है, ठीक। फिर नेक्स्ट इज वेक्टरल सिंड्रोम। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है वर्टिब्रल, एनल, कार्डियक, ट्रैकियो इसोफेजल, फिस्टुला, रीनल, इसोफेजल, एट्रेक्सिया, लिम्फ एबनॉर्मलिटीज। अब इसमें ये एक टाइप का सिंड्रोम होता है, मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज हो गया, ठीक, या फिर डिसऑर्डर। अब इसमें वर्टिब्रा में कोई डिसऑर्डर है, एनल में कोई है, या फिर कार्डियक का है, और या फिर ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला है, ठीक, या फिर लिम्फ एबनॉर्मलिटी। अगर इन सब में से किसी भी चीज़ में कुछ भी है, जैसे कि इसमें उसके जो फीटल है उसके वर्टिब्रा में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, तो ये कॉज कर सकता है किसको, TEF को कॉज कर सकता है। उसे सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई आ गई, डिस्फंक्शन आ गया, या फिर कोई एबनॉर्मलिटी हो गई जिससे कि वो पूरा बन नहीं पाया, ठीक है, उसका हार्ट पूरा मैच्योर नहीं हो पाया, या फिर जो उसका रीनल है, ठीक, किडनी है, वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाई, उसमें कोई उसके फंक्शन में या फिर उसके कोई स्ट्रक्चर में कोई डिस एबनॉर्मलिटी आ गई, सकता है इसको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला को। अब बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अब मतलब जो हम एक्वायर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, लेट्रोजेनिक इंजरी। अब ये कैसे होगा, जैसे कि कोई मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, मेडिकल या सर्जिकल कोई प्रोसीजर चल रहा है जिसमें कि हम कुछ दबा देंगे या फिर कोई डिवाइस जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक, तो उससे क्या होगा, अगर हमारे ट्रेकिया और इसोफेगस में कोई इंजरी हो रही है और उसकी वजह से वहाँ पर ओपनिंग बन रही है, तो वो कहलाता है एक्वायर्ड। इसको बोलते हैं हम टेट्रोजेनिक इंजरी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी प्रोसीजर के या फिर किसी ड्रग के द्वारा, जो ड्रग मतलब वहाँ ड्रग का जो साइड इफेक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर होगा, तो अगर उसकी वजह से हो रहा है तो उसको बोलते हैं टेट्रोजेनिक इंजरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ब्लंट चेस्ट और नेक ट्रॉमा। अगर कोई चेस्ट पे या फिर नेक पे कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक, मतलब किसी नुकीले, ठीक, हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट से सर्ट हो गया, ठीक, हमारे नेक में या फिर चेस्ट में, तो उससे क्या होगा, एक वहाँ पर भी कनेक्शन हो सकता है ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन वाया ET और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अब कोई पेशेंट है, ठीक, या फिर हम बात करते हैं चाइल्ड की, ठीक, यहाँ पर अभी तो कोई चाइल्ड है वो लंबे समय तक, ठीक है, वेंटिलेशन पे है, तो उससे क्या होगा, और उसको अगर ट्रेकियोस्टोमी हुई है तो ET ट्यूब पड़ा होगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पर वो भी कॉज कर सकता है, ठीक, वहाँ पर लगातार अगर वो रहेगा, ठीक है, ET ट्यूब पड़ा रहेगा तो उससे वहाँ पर इंजरी होते होते तो एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो सकता है। तो ये होता है, हम बात करते एक्वायर्ड TEF। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में।
तो पैथोफिजियोलॉजी हम सीक्वेंस वाइज समझते हैं, ठीक है, क्योंकि कंजेनाइटल है ये, तो किसी ना किसी डिफेक्ट की वजह से ये हुआ होगा। तो पहले देखते हैं एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, ठीक, ये कब होता है 4th to 5th वीक। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो ट्यूब है ट्रेकिया और इसोफेगस उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिससे कि वो अपना जो फंक्शन है वो कर सके आसानी से, ठीक। अब किसी भी एबनॉर्मलिटी या फिर क्रोमोस हम बोल सकते हैं क्रोमोसोमल हम बोल सकते हैं जेनेटिक किसी फैक्टर की वजह से, ठीक है, वो क्या हुआ, वहाँ पर एबनॉर्मल वाल का फॉर्मेशन हो गया ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में। अब ये क्या कर देगा, ये कंजेनिटल डिफेक्ट कॉज कर देगा, जिसको कि हम बोलते हैं TEF या फिर EA, मतलब ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला या फिर इसोफेजियल एट्रेक्सिया, ये कॉज कर देगा, ठीक। अब इसे क्या होगा, यहाँ पर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला अगर हम इसको माने हो गया, ठीक। अब ये कॉज करेगा एस्पिरेशन को या फिर रिफ्लेक्स को। अब जब बच्चा कभी फीड करेगा तो या तो वो एस्पिरेट कर लेगा, क्योंकि उसका जो इसोफेगस है वो क्या है, ट्रेकिया से अटैच है, तो जो कंटेंट वो माउथ के द्वारा इनहेल करेगा या इंटर करेगा, वो क्या होगा, उसका कुछ का पार्टिकल कुछ कंटेंट उसका ट्रेकिया में भी जाएगा, जिससे कि वो एस्पिरेट कर लेगा लंग्स में। या फिर अगर उसको एट्रेक्सिया हो गया है, अब प्रॉपर तरीके से जो उसका इसोफेगस है वो बना ही नहीं है, वो नैरो हो गया है, फिर पूरा क्लोज हो गया है, तब वो क्या होगा, वो रिप्लेस कर हो जाएगा। अब बच्चा अगर मिल्क फीड कर रहा है तो क्या होगा, वो वापस हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, लीडिंग टू पोटेंशियल रिस्पिरेटरी इशू। अगर वो बच्चा अगर जैसे कि एस्पिरेट कर लिया तो उससे क्या होगा, रिस्पिरेटरी इशू होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कोई डिसऑर्डर होने की चांसेस रहते हैं, जैसे कि निमोनिया होगा ना, निमोनिया वगैरह होने के उसको चांसेस रहते हैं। पहले देखा ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक, क्या होगा। अब देखते हैं इसोफेजियल एट्रेक्सिया अगर हो रहा है तो रियल इन फीडिंग डिफिकल्टी। अब फीड कराने में तो बच्चे को दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चा तो फीड करेगा माउथ के द्वारा। अब माउथ से फीड कर रहा है लेकिन वो पेट तक जा ही नहीं रहा है, वो पहले ही बाहर आ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो एक रास्ता है, जो पाथवे वो पहले से ब्लॉक है। अब ऐसे हम समझिए, अगर हम कहीं जा रहे हैं, अब वहाँ पर एक ही रास्ता है और वो रास्ता ही ब्लॉक हो तो हम तो जा नहीं पाएंगे उस पार, तो हमें वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब बच्चा फीड करता है तो जो मिल्क होता है वो क्या होता है, वो वहाँ पर फिर से वापस आ जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रास्ता जो है वो ब्लॉक है, जो पाथवे जो हम बोल सकते हैं जो इसोफेगस है वो ब्लॉक हो गया है, ठीक है, वहाँ पर कनेक्शन नहीं है पूरा स्टमक तक। तो उससे क्या होगा, फीडिंग में डिफिकल्टी होगी, बट जो बच्चा है वो पूरे तरीके से फीड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर वो जो बच्चा उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, डेवलप नहीं हो पाएगा बच्चा, ठीक है, जो उसका माइलस्टोन डेवलपमेंट होता है वो सब नहीं हो पाएगा, ठीक। तो बच्चा मतलब सर्वाइव करने में उसको बच्चे को डिफ़िकल्टी होने लगेगी, ठीक। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का। अब बात करते हैं साइन सिम्टम के बारे में। तो इसमें मेनली 3C देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि कपिंग, चोकिंग और साइनोसिस। जब हम बच्चे को फीड कराते हैं, ठीक है, बच्चा डिलीवर हुआ उसके बाद जब उसको हम फीड करा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कपिंग होगा। जब बच्चा उसको जब फीड करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कुछ उसका जो कंटेंट होगा, जो मिल्क होगा, वो क्या होगा, वो ट्रेकिया में भी जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसको रिफ्लेक्सेस होगा, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा खांसी आएगी। तो पहला होगा कपिंग, फिर चोकिंग। अब चोकिंग सेंसिंग क्यों, क्योंकि उसको सांस लेने में वहाँ पर दिक्कत होने लगेगी, तो चोकिंग भी उसको होगा। और साइनोसिस, साइनोसिस क्यों, अगर वो स्प्रेड कर ले रहा है तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ठीक, और जो उसकी बॉडी है, जो बॉडी का कलर वो ब्लूइश होने लगेगा, ठीक। तो वहाँ पर साइनोसिस देखने को मिलेगा। ये कब होता है, जब बच्चा फीड करता है तब, जैसे कि उसको हम फीड करा रहे हैं तब ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब क्या होगा, और दूसरा हम बोल सकते हैं साइन एक्सेसिव ड्रोलिंग, या फिर हम बोल सकते हैं सलाइवेशन। अब बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सलाइवेट करेगा, बहुत ज़्यादा उसके सलाइवा का सिक्रेशन होगा, जो कि मतलब मुँह से उसके बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ अंदर तो एबनॉर्मलिटी हो गई है, ठीक है, तो कनेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सलाइवेशन बनेगा, ठीक, सलाइवा बनेगा ही, तो बाहर आएगा, क्योंकि वो स्टमक में जा नहीं सकता है। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब अगर हमने टाइप पढ़ा था जिससे कि जो ट्रेकिया है और इसोफेगस वो दोनों कनेक्ट हो गए हैं, तो अब ट्रेकिया क्या होता है, वो विंड पाइप होता है, और इसोफेगस क्या होता है, वो फूड पाइप होता है। तो अब ट्रेकिया से एयर भी आएगा, इसोफेगस से मिल्क आएगा, फिर हम बोलते हैं फूड कंटेंट भी आएगा। तो मिल्क भी जा रहा है और एयर भी जा रहा है ट्रेकिया से, क्योंकि दोनों कनेक्ट हैं। तो कुछ कंटेंट या फिर हम बोल सकते हैं कुछ अमाउंट में जो एयर है वो क्या होगा, वो हमारे स्टमक में भी जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारे स्टमक जो है वो फूल जाएगा, ठीक है, उसमें डिस्टेंशन हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा हमारा एब्डोमिनल एरिया है वो थोड़ा फूला हुआ दिखेगा, तो वो होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। नेक्स्ट इज फेलियर टू थ्रिव। अब बच्चा जो है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से फीड ही नहीं कर पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। अब अगर उसको एट्रेक्सिया हुआ तो वो मिल के इन्हें इंटेक कर ही नहीं पाएगा,
तो वो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में जब वो बर्थ लिया तो उसके बाद उसको मिल्क ही चाहिए, और तो कुछ हम उसको दे नहीं सकते हैं। अगर वो कुछ भी नहीं ले पा रहा है, मिल्क भी नहीं उसको मिल रहा है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो बच्चा क्या होगा, अगर जो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होता है वो नहीं कर पाएगा। ठीक, जब ग्रोथ नहीं होगा तो उसके क्या होगा, उसका पुअर वेट गेन होगा, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चा जब डिलीवर होता है उसके 6 मंथ बाद उसका जो वेट होता है वो डबल हो जाता है, तो वो नहीं हो पाएगा, पुअर वेट गेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो होता है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। ये कब होगा, जब बच्चा फीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले देखा साइनोसिस होगा और कफिंग होगा, चोकिंग होगा, तो उसी में अब जब बच्चा उसको एस्पिरेट कर लिया, वो जाके एक्यूमुलेट हो गया लंग्स में, एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वहाँ पर वो निमोनिया कॉज कर देगा। ठीक है, तो एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस कॉज कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कॉज कर सकता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं रिस्पायरेटरी डिसीज के। तो ये जब बच्चा अगर फीड कर रहा है और वो लंग्स में जा रहा है कंटेंट, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन है ही। तो ये थे साइंस सिम्टम, ठीक है, जो कि देखने को मिलते हैं TEF में। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होता है। तो हिस्ट्री लेसन वगैरह तो हम लेंगे ही, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं हम। प्री नेटल स्टेज में ही उसका यूसी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं बच्चों का, और ये होता भी है नॉर्मली। ठीक है, रूटीन चेकअप में ये सब आता है। ठीक है, जो कि फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका हर एक ट्राइमेस्टर में, ठीक है, वहाँ पर चेकअप के लिए वहाँ पर बुलाए जाती हैं। ठीक है, वो जाते हैं वहाँ पर, जाँच वगैरह सब होता है। तो उसमें क्या होगा, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये पेरीनेटल स्टेज में ही हो सकता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में ही है तभी वहाँ पर जाके, ठीक है, वो किसी भी एबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सरे कर सकते हैं। अब एक्सरे वो भी होता है कि ठीक पेरिनेटल स्टेज में होगा। अब ये होता है क्या, इसमें हम अगर बेरियम सॉल्ट दे सकते हैं तो उससे क्या होगा, बहुत क्लियर इमेज आएगी। अगर पहले दे रहे हैं तो उससे बहुत क्लियर इमेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, CBC करवा सकते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि ये जेन होता है, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की भी वजह से होता है, ऐसा कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। तो इसलिए कोई हम एक मतलब ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं है जिससे कि पता चल सके कि जो हमारा इन्फेंट है या फिर जो हमारा न्यूबॉर्न है, ठीक है, उसको ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला प्रेजेंट है कि नहीं है, ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जो होता है ना कि हम पहले से कुछ जांच कराएं, कुछ टेस्ट कराएं, तो वही है कि अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं और CBC करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में, क्योंकि ये जो होता है ये तो मेडिसिन से सही होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सर्जरी या ऑप्शन होता है, तो इसमें हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आता है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है। तो NPO, पहले पहले जब बच्चा फीड कर नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको हम फीड भी नहीं कराएंगे, तो पहले तो हम बच्चे को NPO पे रखेंगे। ठीक है, और हाँ, ये चीज़, और ये तुरंत नहीं होता है, जैसे कि बच्चा डिलीवर हुआ चला हमें पता, तो तुरंत हम नहीं कर पाते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन में आता है, क्योंकि बच्चे की हमें सारी चीज़ देखनी पड़ती है। बच्चा स्टेबल है कि नहीं, वो अपने इन्वायरमेंट में, जो नया इन्वायरमेंट है उसमें वो अडॉप्ट कर लिया है कि नहीं, अच्छे तरीके से उसमें सर्वाइव कर रहा है कि नहीं, बच्चे की बॉडी टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, सारी कंडीशन देखते हैं। जब बच्चा स्टेबल हो जाता है तब ये प्रोसीजर हम करते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बच्चे को सर्जरी से पहले NPO पे रखते हैं। ठीक है, फिर पेरेंटल पैरा सॉरी पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, मतलब हम वहाँ पर उसको माउथ के थ्रू कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, जो कुछ देते हैं हम उसको IV रूट के थ्रू देते हैं। ठीक है, फिर अब बच्चे को हम प्रोवाइड करते हैं पोजीशन। वो क्या होता है, पोजीशन सुपाइन पोजीशन करवाते हैं, और जो उसका हेड होता है वो हम 30 डिग्री जो होता है वो एलिवेट कर देते हैं, मतलब उठा देते हैं। ठीक है, उसका सर सकते हैं। ठीक, गैस्ट्रोटमी करने के लिए, हम फीडिंग कराने के लिए, क्योंकि बच्चा अब तो फीड तो करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चे को भूखे ही रख सकते हैं, मतलब उसको कुछ दे ही ना खाने के लिए, इसमें उसकी क्या गलती है। तो अब वहाँ पर जब फीड कराने के लिए, तो हमें तो अब हम माउथ से दे नहीं सकते हैं मिल्क या फिर कोई और चीज़। ठीक, उसे मिल्क ही देना चाहिए, बेसिक वही दिया जाता है। तो वहाँ पर मिल्क फीड कराने के लिए, ठीक है, उसको देने के लिए हम वहाँ पर गैस्ट्रोटमी, ठीक है, करते हैं। उसे क्या करते हैं, क्लीन द ब्लाइंड पाउच। अब अगर हम एट्रिक्सिया बोलते हैं, हुआ है वहाँ पर बच्चे को, एक कंडीशन वहाँ पर उसको बच्चे को एट्रिक्सिया हुआ है, तो अगर वो कुछ फीड करेगा, ठीक है, कुछ मिल्क स्टार्टिंग जिसे पता नहीं है तब वो इनहेल कर रहा है, ठीक, तो क्या होगा, वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और वो बाहर आने लगेगा। ठीक, रिफ्लेक्स के थ्रू। तो वहाँ पर क्या होगा, उसको हम वैक्यूम के थ्रू उसको सक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि अगर सलाइवा का एक्युमुलेशन हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है, ठीक, या फिर कंटेंट, मिल्क कंटेंट या फिर फीडिंग कंटेंट जो कुछ है, ठीक, अगर वहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो उसको हम क्या करें, उसको हम वैक्यूम एस्पिरेशन से, ठीक है, उसको क्या करें, बाहर निकाल लें। तो ये हमारा प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है। ठीक, सर्जरी से पहले जो करते हैं हम। नेक्स्ट इज प्रोवाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक।
ठीक, मतलब वहाँ पर हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है, उसको बच्चे को, ठीक, जैसे कि अगर किसी टाइप का उसको उसके मदर को मेटल इन्फेक्शन रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पर हम कुछ एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले भी देते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं हम, उसका वाइटल साइन मेजर कर सकते हैं कि उसका वो जो वाइटल साइन है वो स्टेबल है कि नहीं, रिस्पायरेटरी रेट क्या है, और का सर्कुलेटरी रेट का मतलब उसका जो हार्ट बीट है, ठीक, वो कैसा है, ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है हम वो प्री ऑपरेटिव, ठीक है, पीरियड में ही कर लेते हैं। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी क्या करेंगे, एक टाइप का सर्जरी होता है जिसको हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा फिस्टूला पर्जेंट है, ठीक, उसको हम रिपेयर करते हैं। हम या तो बोल सकते हैं कि जो हमारा फिस्टूला पर्जेंट है ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में, उसको हम कट करते हैं, वहाँ पर उसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है, उस कनेक्शन को बंद करते हैं। जिससे कि क्या हो, जो ट्रेकिया का कंटेंट है, मतलब जो एयर है वो लंग्स में जाए, और जो फूड कंटेंट है, ठीक, वो इसोफेगस के से होते हुए हमारा स्टमक में जाए, ठीक है, तो उसको हम रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब इसमें क्या करेंगे, हम बच्चे को ऑपरेशन के तुरंत बाद तो वहाँ पर कुछ फिट कराएंगे नहीं, क्योंकि सर्जरी हुई है उसकी, तो वहाँ पर उसको हम एनपीओ पे रखेंगे। उसके बाद जब बच्चा स्टेबल हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, उसको हमारा जो डाइट है, ठीक, वो देंगे, मतलब उसको हम फीड कराएंगे थोड़े थोड़े, ठीक, स्मॉल क्वांटिटी में। अब उसके बाद हम उसका वाइटल साइन मेजर करेंगे, ठीक, उसको मेंटेन करते रहेंगे, और प्लेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो, ठीक है, उसको मेंटेन करेंगे। और किसी टाइप का अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ठीक, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, अर्ली साइन को। और अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है, कोई कंडीशन ऐसी आ रही, तो तुरंत, ठीक है, इमिडिएटली वहाँ पर हम इंटरवेंशन करेंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, जिससे कि उसकी केयर की जा सके। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, अब तो कॉम्प्लिकेशन मैंने पहले ही देखा कि निमोनिया होता है, ठीक है, मतलब अगर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला प्रेजेंट तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस रहता है निमोनिया होने का, तो ये कॉम्प्लिकेशन में आता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला।